क्या पढ़ना है आज? आंदोलन, है ना। क्रांति हमने कल पढ़ ली थी पूरी। आज हम क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और शानदार सा टॉपिक है। ठीक है, लगभग अपने काम के कितने हैं, कितने किसान आंदोलन पढ़ेंगे हम इसमें? बताओ, शाबाश, कितने पढ़ेंगे? जल्दी से बताओ, कितने काम के कितने पढ़ेंगे हम? 2 ही पढ़ने, 3 पढ़ने? कौन कौन से? बिजोलिया, बूंदी, बैंक 3 ही पढ़ने। और बताओ कितने पढ़ने? ये बोल रहे हैं 3 ही पढ़ने हैं गुरुजी, 3 ही काम के। और बताओ 4। कुल मिलाकर हम पढ़ेंगे 6। कितने पढ़ेंगे? 6। इन 6 में से महत्वपूर्ण जो है, जहां से प्रश्न टपकेगा, वो कितने हैं? 3। वो कितने हैं? 3। अब 3 में कौन कौन से गुरुजी? एक तो देखेंगे हम बिजोलिया वाला, एक तो बिजोलिया, एक हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन, और एक हम देखेंगे कौन सा? बूंदी। ये 3 हम ही देखने हैं। ठीक है, चौथा अगर आएगा तो वो बीकानेर किसान आंदोलन आ जाता है। उसकी एक घटना बहुत अच्छी सी है कि चुंगी कर लगा था। ठीक है, चुंगी कर का विरोध किया गया था बिरबल राम के द्वारा, जिसके द्वारा रायसेन नगर के अंदर जुलूस निकाला गया था और उस बंदे को मार दिया गया। वो घटना महत्वपूर्ण है, उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन टोटल कितने पढ़ने हैं हमें? 6। काम के कितने हैं हमारे? 3 है, 6 ही। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जहां से प्रश्न बार बार बनता है, वो कितने हैं? तो हम कहेंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला किसान आंदोलन जो है वो रहेगा आपका बिजोलिया। बनाओ हेडिंग दिखाना, बिजोलिया। बात थी 17 मार्च 1527 की। कब की? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 जो है वो ऐतिहासिक घटना के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? इस दिन क्या हुआ था 17 मार्च 1527 को? क्या हुआ था? युद्ध कौन सा? 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। कल्पना 27 को हुआ था? 1527 को हुआ था क्या? कब हुआ था खानवा का युद्ध? अरे 28 साल किसड़े वारे, धन्य हो तुम। किसड़े 28 साल देखो, देख बार काटे रे तो कौन है? आवाज तो आई, भूत तो बोलियो को नहीं, आत्मा तो बोली को नहीं की। 17 मार्च 1527 के इतिहास में कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध होता है ना। इस युद्ध में एक जगनेर से सहायता करने के लिए एक बंदा आता है। कहां पड़ता है जगनेर? उस समय की, यानी कि एकीकरण से पहले की अगर हम बात कर ले तो उस समय किसका भाग था? ये यूपी का। लेकिन वर्तमान में ये किसका है? भरतपुर के अंदर। तो यानी कि इस युद्ध में जब राणा सांगा की सहायता करने के लिए जगनेर से एक व्यक्ति आता है परमार राजवंश का, जिसका नाम था अशोक परमार। क्या नाम था? अशोक परमार। अशोक परमार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या करने आया? सहायता करने आया। कहां से करने आता है? तो हम कहेंगे जगनेर से आया था। ठीक है,
जब अशोक परमार द्वारा इसकी क्या की जाती है, सहायता की जाती है, तब राणा सांगा ने बिजोलिया गांव की इसको क्या दी थी, राणा सांगा ने इसको बिजोलिया गांव की क्या दी, हाँ, राणा सांगा ने बिजोलिया गांव की क्या दी, जागीर दी, बिजोलिया गांव की जागीर। जो बिजोलिया वर्तमान के अंदर बिजोलिया है वो उस समय की बात करें यानी कि पहले की बात करें तो उस समय ये विजयावली था। क्या था ये, विजयावली था, और वर्तमान के अंदर क्या है, बिजोलिया है। और इसके संस्थापक जो हैं वो माने जाते हैं अशोक परमार को, विंध्याचली के नाम से भी जाना जाता था। और हम पढ़ते हैं ना उस समय उपरमाल, वर्तमान में उपरमाल का पठार कहां है, कहां है, हाड़ौती में, हाड़ौती, हाड़ौती कोटा बूंदी 12 आता है, उपरमाल उदयपुर का भाग है, कहां हाड़ौती है, अल्ले, हाँ बावड़ा 1000 किलोमीटर तो पूरी सीमा ही को नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके किसड़ा है 1000 किलोमीटर वाला। गुरुजी ऐसे क्या कर रहे हो, पूर्व से पश्चिम तक डिफरेंस नहीं है 1000 किलोमीटर का, तो वही अंडर 90 में रह जाता है। 800 कितना है, 69। अब सोचो 1000 तो पूरा ही को नहीं, लगभग 200-250 किलोमीटर का डिफरेंट है बीच में, ठीक है। उस समय यानी कि इसको अगर पूछे या तो बिजोलिया आ जाएगा या क्या आ जाएगा, उपरमाल। उपरमाल की जागीर किसने दी थी, अशोक परमार को, तो हम कहेंगे राणा सांगा, जिसको वर्तमान के अंदर हम बिजोलिया कहते हैं। उस समय वो किस नाम से जाना जाता था, विजयावली के नाम से। और उस समय किसका भाग था, उपरमाल का भाग था, ठीक है। 2 पंक्तियां लिखो, छोटी छोटी सी लिखो, शॉर्ट में लिखवा दूं क्या, लिखवा दूं। किसान आंदोलन कौन सा है, हेडिंग बनाओ दिखानी, फिर बना ली, बिजोलिया, ठीक है। इधर ले आओ बिजोलिया को। पहला बिंदु लिखेंगे इसके बारे में, संस्थापक। बिजोलिया का संस्थापक पूछे तो हम कहेंगे अशोक परमार, क्या नाम हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम दूसरा बिंदु, प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या नाम था, विजयावली, विजयावली या विंध्याचली। हाँ, बिजोलिया का प्राचीन नाम, अशोक कुमार का नहीं, बिजोलिया का प्राचीन नाम, ठीक है। वर्तमान में कहां है ये बता दो थोड़ा, वर्तमान में कहां है, भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन उपरमाल कहां है, उदयपुर। उपरमाल कहां है, उदयपुर में। ये इसका हिस्सा किसका था, किसका हिस्सा था उस समय, उपरमाल का। लेकिन वर्तमान में किसका है, वर्तमान में पूछे गुरुजी कहां है, तो हम कहेंगे वर्तमान के अंदर गुरुजी ये आ गया आपका भीलवाड़ा में। कहां आ गया, भीलवाड़ा में। वंदना जल्दी से खड़ी होना। मैनचेस्टर कौन सा राजस्थान का, नहीं बताए तो हिसाब लगा लेना, खड़ी रखूंगा पूरी क्लास में। है नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, भीलवाड़ा ही ना, शाबाश। अगर मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर भीलवाड़ा है तो नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, ऑप्शन दही हो नहीं, ऑप्शन खाना ही खाली है, ऑप्शन एक ही है आपके पास। आपके मत उत्तर बताओ, अगर सही बता दिए तो बैठ जाएगी, नहीं बताया तो खड़ी रहे पूरी क्लास में। एक को नहीं दूसरा बताना है, शाबाश। क्यों कहते हैं मैनचेस्टर, ये बता फिर। सबसे ज्यादा कहाँ है, वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है, भीलवाड़ा में। सबसे ज्यादा कपड़े बनते कहाँ हैं फिर, सबसे ज्यादा कपड़े बनते कहाँ हैं, भीलवाड़ा में। नवीन मैनचेस्टर कौन सा है भाई, ब्यावर। कौन सा है, ब्यावर। बैठ जा। वर्तमान में ये कहाँ है, और उस समय कौन सी रियासत का भाग था, तो लिखो मेवाड़ रियासत का हिस्सा।
कौन सी रियासत का पार्ट था ये? मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। ठीक है, फिर लिख लो बिजोलिया को लिखो बिजोलिया की जागीर अशोक परमार को कौन सी व्यक्ति ने दी थी? राणा सांगा ने। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। कब होता है खानवा का युद्ध? हाँ। अब मेरे भाई काम की बात ये थी कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन के समय की हम बात करें, लगभग आरंभ कब होता है? 1897 से ये शुरू होता है, 1897 से। आपको एक चीज याद में रखनी है, ठीक है, इसके 3 चरण याद में रखने हैं। कितने चरणों में हुआ था ये? 3 चरणों के अंदर होते हैं। तीनों चरणों की मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको सीधा सा याद में रखना। बिजोलिया जो तो कितने चरणों के अंदर होता है? 3 चरणों में होता है। उस समय मेवाड़ के अंदर ठिकाने होते थे, श्रेणियां बांटी जाती थी। ए श्रेणी का ठिकाना, बी श्रेणी का ठिकाना, सी श्रेणी का ठिकाना और डी श्रेणी का ठिकाना। इस प्रकार से क्या बांटे जाते थे? ठिकाने बांटे जाते थे। और उस समय जो बिजोलिया था ना, वो कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था उस समय। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और मेरे भाई इस समय प्रथम श्रेणी में मेवाड़ के 16 ठिकाना ही थे। कितने ठिकाने थे? कुल टोटल ठिकाने जो थे वो कितने थे? 16। उन 16 में से एक कौन सा था? बिजोलिया था। तो हम लिखेंगे बिजोलिया मेवाड़ में, मेवाड़ की कौन सी श्रेणी का ठिकाना? मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना। बताओ इतनी बात याद होती इसी की है? कच कच कौन करे हो? कौन कर रहा है कच कच? शाबाश, हाथ खड़े करो। कौन कौन कच कच कर रहा है ना? गुरुजी याद को नहीं है। किसको नहीं हो गए याद? कौन है याद नहीं होंगे? कौन है? फिर हाथ खड़े करो ईमानदारी से। पेपर में पास नहीं होगा, सौगन है। हाँ, कहां से याद नहीं होंगे? डोरा तो मन करना हो सगड़ांगा। देखो दोबारा ध्यान दो, किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। पहला किसान आंदोलन कौन सा है? मेवाड़ की बिजोलिया मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और उस समय मेवाड़ की प्रथम श्रेणी में कुल कितने ठिकाने थे? 16। पहला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया। किसान का काम क्या होता है? सबसे पहले खेती करना। खेती करेगा वही जो किसान होगा। और खेती होगी कैसे? किसान करेगा। अरे पहले फसल बोएंगे तभी तो खेती होगी ना। तो फसल बोने के लिए सबसे पहले क्या बोना पड़ेगा हमें? और सबसे पहली बात तो पहला किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। सीधा सा प्रश्न आता है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन। पढ़ क्या रहे हैं? किसान आंदोलन। और किसान का काम क्या होता है? फसल बोना। फसल बोएंगे सबसे पहले हम बीज ही बोएंगे। तो सबसे पहला किसान आंदोलन बिजोलिया का। अब दिमाग में छवि बनाओ कि बिजोलिया जो है ये किसको दिया गया था? अरे इतना तो याद रख लोगे। किसको? किसने दिया था? राणा सांगा ने। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। अशोक परमार को जागीर दी गई थी। कौन सी? किसकी जागीर? उपरमाल की। उपरमाल की क्या दी गई? जागीर दी गई थी। ठीक है, जहां पर अशोक परमार ने कौन सा नगर बसाया? संस्थापक किसको माना जाता है? अशोक परमार को। इसी बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है। अब मान लो आपका इतना तो दिमाग काम करता होगा, अभी बिजोलिया है, मैंने लिख दिया विजयवली। ठीक है, विजयावली। अब आप क्या करोगे? इतना तो खोपड़ी काम करती हो सी। सभी किस आयु के व्यक्ति? लगभग यही हो नहीं, 17 लेके 20 के बीच बीच का हो सारा। आयु आपकी यही है, 17 से 20, कोई 18 को, कोई 19 को, कोई ज्यादा ज्यादा हो सी 26-23 को। यूं तो सारा नीचे ही है ना। मनुष्य का दिमाग सबसे ज्यादा इसी एज में चलता है।
चाहे वो सीधे काम हो, चाहे वो पुठा काम हो, चाहे टेढ़ा काम हो, जगह मर्जी हो, सबसे ज्यादा इसी में चलता है। प्रवृत्ति होती है ये एक ऐसी, दानदाता वाली प्रवृत्ति बोलते हैं इसको, दानवीर बहुत पैदा होते हैं, हकीकत में है। साइकोलॉजी चैप्टर लगता ही है। 17 से लेकर 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु जो होती है ना, ये दानवीरों की आयु होती है। इसके अंदर समाज सेवी भी इसी में बनते हैं हम, ठीक है भाई। समाज के अंदर डेवलपमेंट करना है, समाज का विकास करना है, वो भी हम इसी एज में करेंगे। अगर किसी की हेल्प करनी है वो भी हम इसी एज में करेंगे, ठीक है। अगर अपना दिमाग हम जैसा डालना चाहेंगे ना इस आयु के अंदर, हम वैसे ही डर जाएंगे। अगर आपके ऐसा सोचना है कि खपीटर बनना है तो टिका के खपीटर ही बनोगे इसमें, और ऐसे सोचना है मैं समझदार बन जाऊं टिका के, तो भाई साहब आपके जैसा समझदार कोई नहीं होगा, लोग आपकी वाह वाह करेंगे, यार वास्तव में समझदार व्यक्ति है ये। गेमिंग एज बोलते हैं इसको, गेमिंग एज और गैंगिंग एज। गैंग बनाने का शौक होता है ना, होता है ना, मित्र मंडली बनाने का, मित्र एज बोलते हैं। गैंग बने हमारी 20-50 आदमियों की, और गेम खेलने का भी शौक, गेमिंग एज बोलते हैं ये। और इसमें आप अपना मानसिक जितना विकसित करोगे ना दिमाग, आपका उतने दिमाग डेवलपमेंट होगा। तो थोड़ी बहुत बात याद रखनी है। विजयावली किसका प्राचीन नाम था? अशोक परमार को कौन सी जागीर दी गई थी? रट्टा मरमा है, उपरमाल की। अच्छा, बिजोलिया के संस्थापक कौन थे? ठीक है, उपरमाल किसका हिस्सा है? उदयपुर का, उदयपुर का हिस्सा है ना। और उदयपुर को क्या किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर का प्राचीन नाम बताओ, शाबाश बताओ जल्दी से। हैं इमी ऑप्शन अल्य है, इमी ऑप्शन अल्य रे। फिर इतिहास ऐसे पढ़ रहे हैं हम भाई, उदयपुर के प्राचीन नाम में भी अपन ऑप्शन चाहिएगा, फिर अपन हकीकत में ये शर्म की बात होती है। राजस्थान में सब प्राचीन राजवंश किसो, कौन सो? मेवाड़ हो। मेवाड़ पढ़ा जना भी सीधा सीधा पढ़ा को नहीं कि सीवी है, प्रागवाट है, चैप्टर सीधा ही तो है। वर्तमान में उदयपुर, उदयपुर ने पहला के कहता? मेवाड़ कहता। अब शर्म की बात है कौन नहीं थी, आप बता दो। मैं मानता हूं है उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? हैं मेवाड़ था। क्या था? मेवाड़ था ना। और मेवाड़ में उस समय कितनी श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाने थे? कितने ठिकाने थे? 16। कौन सी श्रेणी के? और किसान आंदोलन भी कौन सा है? पहली श्रेणी का ही है। प्रथम किसान आंदोलन है राजस्थान का, और उसमें मेवाड़ में प्रथम श्रेणी में कुल कितने ठिकाने थे? 16। और उस समय उन 16 में से एक कौन सा था? बिजोलिया था। यहां इसी बिजोलिया के अंदर इस किसान आंदोलन में जो सबसे ज्यादा किसान थे ना, वो दाकड़ थे। दाकड़ किसान थे, यानी कि कौन से किसान? दाकड़ जाति के किसान। कौन से किसान? दाकड़ जाति के किसान। दोबारा देख लो इसको। राजस्थान का सबसे पहला सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया के संस्थापक राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर दी थी? उपरमाल की। और विजयावली भी किसका भाग है? वर्तमान में किसमें है? पहले किसमें था? उदयपुर के अंदर था, ठीक है। और उस समय मेवाड़ में कितनी श्रेणी के ठिकाने थे? प्रथम श्रेणी के कितने ठिकाने थे? सॉरी 16 ठिकाने थे। उन 16 में से जो बिजोलिया है वो भी एक शामिल था। मेवाड़ की बिजोलिया कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? तो हम कहेंगे पहली श्रेणी का ठिकाना था। अब आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो होती है ना, वो 3 चरणों में होती है। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या लिखोगे? चरण। कितने चरणों में चला था ये? हैं पक्की बात है? लिख दूं 3? लिखो फिर प्रथम चरण, फिर लिखना है दूसरा चरण, द्वितीय चरण, ठीक है। और फिर हो जाएगा
तीसरा 18 9 17 याद रख लोगे क्या? 18 9 17 रख लोगे? 18 9 17 चाहे ये याद रख लो, चाहे तीनों चरणों को टाइम याद रख लो। अब या तो आप वो याद कर सकते हो 18 9, या फिर इन तीनों के अलग अलग याद रख लेना 18 9 17। अब देखो फिर पहला चरण जो था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 से। कब से होती है? 1897 से। तो पहला चरण जो चला था वो 1897 से चला था, 1897 से। अब जल्दी से जोड़ करो, आज मैं आपको जोड़ सिखाऊंगा। 1897 में 18 जोड़ो कितने हो गए? 1915 हो गए, 1915 हो गए। तो 1897 से लेकर 1915 तक चला था पहला चरण। बताओ इतनी बात याद होगी कि पहला चरण कब से कब तक? 1897 से 1915 तक। मेरे भाई एक सीधा प्रश्न बनेगा, ज्यादा डीप नहीं आएगा, ठीक है? इनका मिलान देगा, पहले चरण का टाइम बताओ, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, ठीक है? अब देखो ये 1915 तक चला था। 1915 के अंतिम में जाकर ये समाप्त हो गया था पहला चरण, ठीक है? समाप्त हुआ 15 के एंड में, और यहां शुरुआत हो गई फिर 16 के अंदर, ठीक है? अब 16 में 9 जोड़ो कितने हो गए? 1922, ठीक है? दूसरा चरण चला था कितने तक? 1922 तक। 1900 कब से लेकर? 16 से लेकर 22 तक, है ना? कितने चरण हो गए हैं? 9 नहीं जोड़ने, फिर 6 जोड़ने, सॉरी 18 6 17, ठीक है? कब तक चला? 22 तक, ठीक है? उसके बाद में फिर आ जाओ 23। 22 को खत्म हुआ था, ये 23 से शुरू हो गया था, और 23 से लेकर कब तक चला था? 23 में 17 जोड़ दो, 23 में 17 जोड़ दो, कितने हो गए? 41। पक्की बात है? लिखो फिर लास्ट में। अरे देख लो, थे मेरे लो, काम खराब करोगा। लिखो तो एक चीज लिखो, लिखो 1923 से 41 तक लिखो। इसको 40 होते हैं, एक ज्यादा लिखो। क्यों लिखना है वो कारण देखो। 41 तक लिखने कहां? 18 6 17। अब इन्हें देखो, कई बार आपको यहां जो 23 है 22 है ना, यहां पेपर में कई बार आपको 23 देखने को भी मिल सकता है, ठीक है? और 23 जो है, अगर यहां 23 आएगा ना, फिर यहां क्या आएगा? 24 आएगा, फिर ऑटोमेटिकली यहां क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि एनसीईआरटी जो मानती है ना, वो 1923 मानती है, ठीक है? एनसीईआरटी और आरबीएससी जो वो क्या मानती है? 1923 मानती है। और बाकी कई बुकों में 1916 से लेकर 1922 तक का टाइम पीरियड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? इस आधार पर देखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 1923 की जगह है 15 लास्ट, अंतिम 15, ठीक है? और 16 में ये चरण चल चुका था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है? अगर टाइम पीरियड से ही देख लेना, एग्जैक्ट में तो टाइम आपको ये ध्यान में रखना है 1923 वाला। अगर 23 नहीं आता है ना, तो अपन क्या कर देंगे? फिर 22 कर देंगे, ठीक है? अगर 23 आ रहा है तो अपने 22 को नहीं लाना है। यहां थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है ना? यहां हम क्या करेंगे? 1924 से लेकर 1941 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है? ये भी थोड़ा आप देख लेना, दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? कितने चरणों में चला था? 3 के अंदर। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा चरण चला था 1916 से 1923 याद रखो, ठीक है? 23 पेपर में आएगा एग्जैक्ट एनसीईआरटी। कल को अगर अपने रीट भी लगानी पड़े तो हम क्या लगाएंगे? किस के आधार पर लगाएंगे? स्रोत हमें क्या चाहिएगा? वो तो एनसीईआरटी मानेगी, तो अपन इसको कितना करेंगे? यहाँ पर 23 ही करेंगे, ठीक है ना? 1916 से लेकर 1923।
और ये कितना कर देंगे 1924 से 41 तक कर देंगे, 1924 से 41 तक। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1916 से 1923, तीसरा 1924 से 1941। ये तीन याद हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना? कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में। पहला चरण कौन सा है? 1897 से 1915। ये थोड़ा याद में, 18 6 17, मतलब 1897 में कितने जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1915। और दूसरे में फिर 1916 में, और 1923 और 1924 से 1941। अब इनके लिखो पहले चरण से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से थे, और दूसरे चरण से संबंधित कौन कौन से आदमी थे, और तीसरे में किसने अपना सहयोग दिया था। एक इनसे प्रश्न बनेगा। पहले चरण के व्यक्तित्व लिखो। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। पहले में कौन है? साधु सीताराम दास। फिर लिखो ब्रह्मदेव। क्या लिखेंगे? ब्रह्मदेव। फिर लिखेंगे फतेहकरण चारण, फतेहकरण चारण, ठीक है। फिर लिखेंगे नानक जी पटेल, नानक जी पटेल, जिनको नानजी पटेल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और फिर लिखो एक पटेल और कौन कौन से थे? एक पटेल और थे इनके स्वरा हैं? ठाकरी पटेल। कौन पटेल? फिर लिखो राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। फिर लिखो हमीद हुसैन अधिकारी। क्या नाम है? हमीद हुसैन अधिकारी, हमीद हुसैन अधिकारी, हमीद हुसैन अधिकारी। नानक जी पटेल और ठाकरी जी पटेल, हमीद हुसैन अधिकारी लिख लिया। फिर लिख लो रामजी लाल सुनार, रामजी लाल सुनार। नाथूलाल, प्रेमचंद जी और रामजी लाल, रामजी लाल सुनार। अब गजब की बात बताऊं एक, ये 3 पढ़ना ज्यादातर अब की बार। कौन कौन से? नाथूलाल है, प्रेमचंद जी है और रामजी लाल सुनार है, क्योंकि अब की बार ट्रेंड पेपर में इन तीनों का चल रहा है, ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं तीनों, ठीक है। जितने नानक जी पटेल नहीं है और ब्रह्मदेव नहीं है, फतेहकरण चारण भी नहीं है, उतना कौन आ रहा है पेपर में? हाँ, कौन कौन है पहले चरण के व्यक्ति? कौन कौन थे? साधु सीताराम। साधु नहीं होगा तो आंदोलन की शुरुआत नहीं होगी, पहली बात तो ये याद में रखें। साधु नहीं होगा तो आंदोलन की शुरुआत नहीं होगी। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जन्मदाता थे। साधु नाम का साधु था ये बंदा, ये बंदा नाम का साधु था, लेकिन इस बंदे की खोपड़ी बहुत चलती थी। लोगों को अगर जागरूक किया था ना इसने, साधु सीताराम दास ने। प्रश्न सीधा सा बनता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किनको माना जाता है? तो हम कहें साधु सीताराम दास जी को, ठीक है। लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक जो थे ना, वो विजय सिंह किसको माना जाता है? पथिक जी को माना जाता है। तो पहली बात हम क्या याद रखेंगे? साधु नहीं होगा तो किसान आंदोलन नहीं होगा। साधु साथ में है, साधु साथ में है ना, साधु और ब्रह्मदेव दोनों साथ में है तो फतेह होगी। पहले चरण में कौन कौन? साधु और ब्रह्मदेव साथ में है तो क्या होगी? फतेह होगी। नानक जी और ठाकरी जी पटेल दोनों हैं जो कृष्ण जी को मनाकर आएंगे। किसको मनाकर आएंगे?
भाई अपन जाते ना युद्ध भूमि में, उससे पहले अपने कुल देवता की है जो पूजा पाजा पाठ करके कि ये भगवान हम युद्ध भूमि में उतरने जा रहे हैं और हमें विजय मिले, विजय बाबू का आशीर्वाद लेके जाते ना। तो नानक जी और ठाकरे पटेल दोनों आएंगे, वो किसका आशीर्वाद लेके? ठीक है। अधिकारी के रूप में पहले चरण के अंदर काम करेगा हमीद हुसैन। कौन काम करेगा? हमीद हुसैन। नाथ या नाथू और राम जी, इन दोनों के बीच में क्या है? प्रेम है। नाथ और राम, इन दोनों के बीच में क्या है? प्रेम है। ठीक है, दोबारा देखो, इसको बिना देखे पढ़ना है, बिना देखे याद करना है, ठीक है ना। सीधा सा देखो, साधु नहीं होगा तो किसान आंदोलन की शुरुआत नहीं। साधु और ब्रह्मा जी दोनों साथ में है तो फतेह होगी। साधु और ब्रह्मा जी दोनों साथ में है तो क्या होगी? फतेह होगी। नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल कृष्ण जी को धोखा लगाकर आएंगे। नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल जो है वो कृष्ण जी को क्या लगा कर आएंगे? धोखा लगा कर आएंगे। अधिकारी के रूप में काम करेगा हमीद हुसैन। ठीक है, नाथ और राम के बीच में प्रेम है। नाथ और राम, राम और नाथ एक ही बात है। नाथ और राम के बीच में क्या है? प्रेम है। यानी नाथूलाल प्रेमचंद जी और राम जी लाल। बताओ याद हो गई क्या? है कन्ना ही पूछ लिया। और बताओ किस किस को याद नहीं हुए? ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, अरे चलो, हाँ याद हो गए? याद हो गए क्या? याद हो गए क्या? पहले मैं बताओ, फिर दोबारा पहले चरण के अंदर शुरू से एंड तक बताना है, विद टाइम बताना है। 1897 से लेकर 1915 तक, 1897 से 1915 तक। और कौन कौन से व्यक्ति तब थे दोबारा बताएं? शाबाश। साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल, राव कृष्ण सिंह और हमीद हुसैन अधिकारी, प्रेमचंद और नाथूलाल, और एक आपका रामजी लाल सुनार है। उम्मीद करता हूं कि याद हो गए होंगे। हो गए ना? चलो अब आ जाओ दूसरे चरण की ओर लेकर चलता हूं मैं। दूसरे चरण वाले भी हम ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, लिखो फिर दूसरे चरण में कब से कब तक चला था पहले तो ये बताओ। लिखो फिर विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, ये ध्यान में रखने। एक तो कौन है? विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद लिखो महादेव देसाई, महादेव देसाई, उपरमाल पंच बोर्ड, महादेव देसाई, महादेव देसाई। बहुत सौखे सौखे याद हो जाएंगे, जमा एकदम सोरा सोरा। ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड। अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लिया ना, 10% भी, तो जिस दिन क्लास छोड़ के जाएंगे ना, पेपर में बैठोगे ना, याद आएगी कहाँ गुरुजी बताए थे ऐसे ऐसे करके। महादेव देसाई और उपरमाल पंचपोट। और एक आपको लिखना है बिंदुलाल भट्टाचार्य। क्या नाम लिखोगे? बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य। अब आ जाओ दूसरे चरण के अंदर। हैं? नारायण पटेल तीसरे चरण में आओगे। हाँ, तीसरे में आओ। नहीं, सही है, क्योंकि तीसरे में आएगी उसी की। हाँ, नारायण पटेल इसमें लिखो, उधर लुगाई आएगी इसके नाम, सेम नाम की। अरे ऐठा कौन? नारायण पटेल लिख लो। क्या लिखोगे? नारायण पटेल। ठीक है, अब आ जाओ पहले चरण के कौन कौन से थे? साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव है, फतेहकरण चारण है। ठीक है, और कौन?
नानक जी पटेल है, ठाकरे जी पटेल है, राव कृष्ण सिंह है, हामिद हुसैन अधिकारी है, प्रेमचंद है, नाथूराम है, सॉरी नाथूलाल है, और एक कौन सा है आपका। अब यहां से तो शुरुआत हो गई, यहां से तो क्या हो गई, शुरुआत होगी। दूसरे चरण में जाएंगे तो हमें धीरे धीरे विजय की उम्मीद हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। पहले में तो हमने शुरुआत की है, अब हम पारी खेल रहे हैं, सेकंड पारी में पहुंचेंगे तो हमें ऐसे हो जाएगा कि हम जीत जाएंगे। मतलब कौन आएगा, क्योंकि हम घर से आए थे तब गणेश जी को मनाकर लाए थे, क्योंकि घर से आए थे, हमें उम्मीद क्यों है, हम गणेश जी को, हाँ महादेव जी को देसाई का एक मंडल चढ़ाया था, देसाई महादेव जी को। जब महादेव जी को देसाई का मंडल चढ़ाते हैं ना, ये एक पेय पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि महादेव जी भांग बहुत पिया करते थे, और भांग पीने के बाद में ऊपर ऊपर दिखाई देता था उनको, ठीक है। धरती पर क्या आ रहा है वो उससे कोई मतलब, सिर्फ हवा, ठीक है। ऊपर माल पंचबोर्ड, महादेव ऊपर माल, ऊपर वाले बिंदु दिखाई देते थे, और बिंदु एकदम लाल, ऐसा लग रहा था उनका भट्टा बिठा दिया किस बंदे ने। भट्टा जब ईंटें तपती है तो लाल होती है ना, तब ईंटें तपती है तो लाल होती है, और भट्टे का काम कौन कर रहा है, भट्टा किसका है, नारायण जी पटेल का। अब दोबारा देखो, दूसरे चरण के अंदर हमें याद यूं रखना है कि दूसरे चरण में हमें उम्मीद हो गई थी कि हम जीत जाएंगे, मतलब विजय हो जाएगी हमारी, विजय सिंह पथिक। कारण ये था, हम घर से गणेश जी को मनाकर लाए थे और महादेव जी को देसाई का बंडल चढ़ाया था। जब महादेव जी को देसाई का बंडल चढ़ाया तब उन्हें ऊपर ऊपर की बातें दिखाई देने लगी, ऊपर माल पंचबोर्ड, ठीक है, ऊपर माल पंचबोर्ड। जब उन्होंने ऊपर देखा पता चला कि बिंदु लाल लाल है, और भट्टा बिठा दिया। भट्टा किसका था, कौन सी चरण की बात है, रिपीट मारो दिखणी, रिपीट मारो। हम घर से आए, हमें उम्मीद होने लगी कि हम जीतेंगे, विजय हमारी होगी, विजय सिंह पथिक। हम घर से गणेश जी को मनाकर आए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, महादेव जी को देसाई चढ़ाकर आए थे, महादेव देसाई, देसाई पीने के बाद ऊपर ऊपर की बातें ध्यान देने लगी, ऊपर माल पंचबोर्ड, ऊपर माल पंचबोर्ड, ऊपर ऊपर के लाल बिंदु, यानी कि बिंदु लाल भट्टाचार्य हमें। और भट्टा किसका था, नारायण जी का। किसका था, नानक जी और ठाकरे जी पटेल किसके थे, पहले चरण में। दूसरे चरण में नारायण जी पटेल है। बताओ दोनों चरणों के व्यक्तित्व याद हो गए क्या, याद हो गए, ठीक है। फिर तीसरा लिखो, तो लिखो तीसरा, तीसरे में आ जाओ, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। है माणिक्यलाल वर्मा से पहले जमुना लिखो, जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा, ये भी बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। हाँ, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा लिख लिया क्या, लिख लिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नारायणी देवी वर्मा है, जैसे मर्जी लिख लो, मैं मेरे हिसाब से याद करवा दूंगा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा लिख लो, और माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा लिख लिया। फिर लिखो राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, ठीक है, लिख लिया। अंजनी देवी, अंजनी देवी, रमा देवी, क्या नाम लिखोगे, रमा देवी। एक नाम प्यारा सा और लिख लो फिर, टी राघवाचार्य, क्या नाम लिखोगे, टी राघवाचार्य। ये भी हम याद कर ही लेंगे दोरे सोरे, ठीक है। टी राघवाचार्य,
लिख लिए क्या? अब आ जाओ फिर वापिस ध्यान दो। दूसरा चरण क्या कहता है कि हमारी विजय होगी। विजय से पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी और महादेव देसाई है, बिंदुलाल भट्टाचार्य है, नारायण जी क्या है पटेल है, और एक कौन सा बोर्ड हो जाएगा जी उपरमाल पंचकोट, ये इससे संबंधित थे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। तीसरे चरण के अंदर हम पहुंचे तो हमारी जीत हो गई फिक्स एकदम। तब हमने जोर से चिल्लाया भाऊ, मतलब भाऊ क्या होता है भाई, कि हरि, अब कौन हे भगवान, है ना, हे भगवान मैं जीत गया, ऐसे बोलते हैं ना, धन्यवाद। तो इसने जोर से कहा हरि भाऊ। तीसरे चरण में हरि भाऊ यानी कि हे भगवान हम जीत गए। या इसको यूं याद रखो, हरि भाऊ उपाध्याय जो है वो जमनालाल बजाज के साथ रहता था। ठीक है, या यूं याद में रख लेना, हरि भाऊ उपाध्याय का नारायणी देवी के साथ में थोड़ी गुटमुट सी चल रही थी, इसको देखकर जमुना लाल हो गई। ठीक है, क्या याद में रखे, ओ सोरो याद हो सी नहीं, हरि की नारायण के साथ क्या चल रही थी, जमुना क्या हो गई, जमुना लाल हो गई। इसको पता चला कि ऐसा कैसा है, इसने मणिया खिंडा दिया। मणिया मतलब अंगूठो दे के मार दूं, आपने कहा अंगूठो दे के मार देंगे, मिणियो हिला दियो। ठीक है, मिणियो हिलाया, जब कट पहुंच गयो, राम जी के पास में उनकी माता बैठी थी। इतिहास में माता पढ़नी है, ठीक है, क्या पढ़नी है, अंजनी। अंजनी जो है वो खिला रही थी, खिलाना मतलब रमाना, रमा रही थी किसको, दोबारा देख लो, हरि का गुटमुट थी, ये बात पता चली, जमुना ने क्या कर दिया, मणियों खिंडानता ही घट पहुंच गयो। राम के पास में कौन बैठी थी, किसको खिला रही थी, रमा रही थी, टी राघवाचार्य जी को। दोबारा देख लो, हरि की गुटमुट चल रही थी, नारायणी के साथ में जमुना को पता चला, जमुना लाल हो गई, उसने मिणिया खिंडा दिया, मतलब मिणियो दाब दियो, कट पहुंच गया। और राम के पास में कौन थी, अंजना, किसको रमा रही थी, टी राघवाचार्य जी को। अब हरि की गुटमुट चल रही थी नारायण के साथ में, मतलब हरि भाऊ उपाध्याय और नारायणी देवी वर्मा। ये बात पता चली जमुना को, जमुना ने देखते ही क्या होगी, जमुना और बजाज मोटरसाइकिल की तरफ भागने लगी, जमुना लाल बजाज। ठीक है, अब इसने क्या किया, फुल लाल होगी तो माणिक्य को भी क्या कर दिया, माणिक्य लाल। अब जैसे ही ये बात पता कहां चला गया, उसके बाद राम नारायण चौधरी, और राम के पास में कौन बैठी थी, अंजनी, किसको खिला रही थी, रमा रही थी, मतलब टी राघवाचार्य जी को। याद हो जाएंगे क्या बताओ, हैं? अब बताओ किस किस को अभी भी याद नहीं हुए, जिसको अब याद नहीं हुए ना उसको मतलब याद भी नहीं होगी जीवन में, ये और बता दूं, हैं? बताओ शाबाश, किस, पूरा नाम याद करना है, पूरा, मतलब ऐसा नहीं, आपने लॉजिक याद रखना ताकि पेपर में प्रश्न आ जाए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बात आए। इतो अपन रटो क्या में मारना, अब मैं लिख लूं आगे गणेश शंकर टोडियो थे, अब वो कर गया होगा कि था नहीं, तो ध्यान है, गणेश शंकर विद्यार्थी पढ़े है आप, इतो तो ध्यान है। दोबारा देख लो, पहला चरण कब से कब तक था, 1897 से लेकर, बिना देखे बताने हैं, ठीक है ना, बिना देखे काम करना है हमें। चलो पहला देखो, पहला चरण हमने क्या पढ़ा था, पहला चरण ये कह रहा था कि किसान आंदोलन तभी होंगे जब राजस्थान में कौन होगा, साधु, यानी कि साधु और ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव जब दोनों साथ है तो युद्ध में क्या होगी, फतेह, फतेह मतलब फतेह करण चारण हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा है, नानजी पटेल और ठाकरी जी पटेल घर से किसको दो, राव कृष्ण,
है ना, किसके धोख लगा कर आए थे? राव कृष्ण जी के, याद हो गए? ठीक है। अधिकारी के रूप में काम कर रहा था हामिद हुसैन। कौन कर रहा था? हामिद हुसैन। प्रेम और नाथू के बीच में, सॉरी, नाथू और राम के बीच में प्रेम बहुत है। नाथूलाल प्रेमचंद्र और रामजी लाल सुनार। बताओ, इतनी बात याद हो जाएगी? ठीक है। फिर हमने पहला चरण पढ़ा, उसके बाद हमें थोड़ी उम्मीद हो गई कि दूसरे चरण में हमारी जीत हो जाएगी। विजय सिंह पति। क्यों होगी जीत? विजय इसलिए होगी क्योंकि हम घर से किसको मना कर आए थे? गणेश जी को। गणेश शंकर विद्यार्थी। महादेव जी को कौन सा बंडल चढ़ाया था? देसाई का। महादेव जी ने देसाई पी ली तो ऊपर ऊपर की बातें दिखाई देने लगी, मतलब ऊपर माल पंच बोर्ड। ठीक है। ऊपर ऊपर के बिंदु कैसे थे? लाल थे। बिंदु लाल भट्टाचार्य। भट्टा किसने बैठा दिया था? नारायण पटेल जी। बताओ, याद हो जाएगी? ठीक है। तीसरे चरण पर आओ। तीसरा चरण कौन सा था? टाइम बताना है। 1924 से 41 तक का, है ना। अब इसमें हमें पता चला कि हम जीत गए। हे भगवान! हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय की गुटमुट थी किसके साथ? नारायणी के साथ। नारायणी देवी वर्मा। ये बात किसको पता चली? जमुना को। जमुना लाल बजाज। जमुना ने क्या कर दिया? हाँ, मिनियो दाब दियो, मतलब माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा मिनियो दाबते घट पहुंच गयो। राम नारायण चौधरी। राम के पास में कौन बैठी थी? अंजनी देवी बैठी थी। अंजनी देवी किसको रमा रही थी? रमा किसको? टी राघवाचार्य जी को। रमा का मतलब रमा देवी, टी राघवाचार्य का मतलब टी राघवाचार्य। बताओ, तीनों व्यक्तित्व, तीनों चरणों के व्यक्तित्व याद हो गए? हो जाएंगे? ठीक है। अब आ जाओ फिर। अब यहां से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं आज। ठीक है। ये तो हमने नींव रखी है। ये तो हमने क्या रखी है? नींव। पहला बिंदु लिखो। लिखो राजस्थान में किसान आंदोलन। या यूं बना लो, सीधी हेडिंग सीधी लिखो, जनक लिखो। दो बना लेने, ठीक है, दो बिंदु बनेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? साधु सीताराम दास किसडो बोले रे। राजस्थान में किसान आंदोलन के विजय सिंह पथिक। कौन हो जाएंगे? नाम लिख लोगे क्या, या कॉपी में लिखूं? हैं, लिख लोगे? विजय सिंह पथिक। इधर कौन हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक जो हैं वो कौन हो जाएंगे? तो हम कहेंगे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। बताओ, इतनी बात याद हो जाएगी क्या? है, किस किस को याद नहीं होगी? हो जाएगी क्या? ठीक है। अब आ जाओ, ये दो तो हमें बात याद में रखनी, ठीक है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर उस समय जो ये किसान आंदोलन हुआ था, अब लड़ाई ऐसे तो होती नहीं है, लड़ाई ऐसे तो होती नहीं है। लड़ाई का क्या होता है? कहीं ना कहीं कारण होता है, ठीक है। कारण क्या थे गुरुजी? वो देखो, है ना, क्या कारण रहे होंगे उस समय जब ये टाइम था। अब वर्तमान के अंदर भी अपने टैक्स लगता है ना, जैसे जीएसटी लग गई, है ना, आज भी टैक्स लगता है। गेट पर आप जाते हो, कृषि विपणन बोर्ड जो है ना, धान मंडी में आप जाते हो, तब आपके टैक्स लगता है क्या? लगता है क्या टैक्स धान मंडी में जब आप फसल बेचने जाते हो? हैं, नहीं लगता? लगता है टैक्स अपने में, आज भी लगता है टैक्स, आज भी लगता है। उस समय इसी टैक्स को बोलते थे चुंगी। क्या लगती थी? चुंगी। चुंगी फाटक देखा है क्या बीकानेर में? बीकानेर के अंदर चुंगी फाटक है। उस समय की बात करें ना, 1897-95, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की, उस समय अगर बीकानेर में कोई फसल बेचने जाता था तो उसको क्या कटवानी पड़ती थी? चुंगी। उस गेट पर चुंगी कटती थी, और आज भी चुंगी कटती है। आज भी क्या कटती है?
ठीक है। तो आज भी अपने को क्या देनी पड़ती है, चुंगी देनी पड़ती है। उस समय, अब तो वर्तमान में चुंगी कौन वसूल रहा है, जैसे सरकार वसूलती है, टैक्स सरकार वसूलती है ना, उस समय सरकार नहीं वसूलती थी। उस समय चुंगी जो देनी पड़ती थी वो राजा को देनी पड़ती थी। ठिकाना होता था, राजा बना दिया भी ये चौकीदार है यहाँ का, ये राजा होगा, और इसको अपनी आमदन का प्रत्येक किसान को यहाँ क्या देना पड़ेगा, चुंगी या टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। उस समय ना कर लगते थे, 84 प्रकार के कर थे। कितने प्रकार के टैक्स लगते थे, 84 टाइप के टैक्स लगते थे। पहला कारण तो क्या था, 84 प्रकार के कर। ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 बात करें ना, तो एक होता था लाटाकण। एक तो कर कैसा, हाँ 2-3 कर मैं बता दूं, तो एक लांटा कर। लाटा कर होता था क्या, ये कर लगता था ना, ये खड़ी फसल पर लगता था, खड़ी फसल पर लगता था ना, है खड़ी फसल पर लगता था। फसल खड़ी है, अनुमान लगा लिया जाता था कि ठीक है इसमें से अगर 10 क्विंटल गेहूं निकल रहा है तो इसका 1 क्विंटल या 5 क्विंटल गेहूं जो है 50-50 पर यानी कि बांट दिया करते थे। टैक्स निर्धारित होता था, 50-50% अगर है निर्धारित कर दिया, अगर इतनी फसल हो रही है तो इसका 50% राजा को देना होगा, 50% किसान अपने पास रखेगा। ठीक है। तो लाटा कर जो होता था ये खड़ी फसल पर लगता था। खड़ी फसल पर कुंटा लागती के, हाँ लाटो, ठीक। लाटा कर कटी फसल पर, ऐसे लिख लो, कटी फसल पर। ठीक है। कुंटा कर लाग तो किसी फसल पर, लाटा कुंटा कर तो ना, कुंटा कर लाग तो ये खड़ी फसल पर कुंटा कर लगता था ना। अब इससे निर्धारित कर लेते थे। अभी कई बार क्या है कि आपने निर्धारित कर लिया 50-50% का कर लग रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे हमने फसल को काट लिया, अब हो सकता है फसल खराब हो गई हो, तो उस आधार पर और भी इसका हमें अलग से टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। और जो लाटा कर था इसका हमें अलग से देना पड़ता था। जो लाटा निकालने के बाद में यानी कि लावणी करने के बाद में जो कचरा बच जाता था उसका टैक्स अलग से लगता। ये तो फसल का था कि खड़ी फसल जो है इसमें गेहूं का उत्पादन कितना होगा या बाजरे का उत्पादन कितना होगा, कितना टैक्स जो है, जो भी फसल है, जरूरी नहीं है गेहूं बाजरा, जो भी फसल है इसका कितना हिस्सा सरकार को यानी कि राजा को देना पड़े। और लाटाकर में क्या होता था कि कचरा जो है, गेहूं अलग होगी या फसल अलग होगी, जो कचरा बच गया उस कचरे का कितना % जो है वो देना पड़ेगा हमें। तो कटी फसल पर और खड़ी फसल पर ये कर भी लगते थे। ठीक है। अगर उस समय शादी हो रही है किसी की, ठीक है, किसी पुत्री की शादी हो रही है, तो बाप घर पे क्या मांडेगा, है ना, चौरी पुत्रों की मंडती है ना। अबे चौरी किसकी मंडती है, चौरी किसकी होती है, चौरी किस किसने देखी है, सारांगी देखेड़ी है, कौन देख रही है, फेरा देवजन बना है नहीं। हाँ, और किसो वो शासक हो जकन मंडोर दाइजम दियो, कुंवर चुंडा या राव चुंडा है, राव चुंडा है। इंधारो एहसान कम दज कदे न बीसरे, चुंडा चौरी छाड़ दियो मंडोर दाइज। जैसी चुंडा चौरी पर चढ़ा उधर से प्रतिहारों ने, इंदा प्रतिहार ने आलोचना कर दी कि मंडोर चुंडा को क्या दिया जा रहा है, दहेज में दिया जा रहा है ना। अब वर्तमान में एक चीज है कि मैं यूं मानता हूं दहेज जो ले रहे हैं ना, है ना, कई कहते हैं ना कि दहेज, है ना भैया, वर्तमान पहले क्या होता था, वास्तविकता के अंदर है ये, मेरा मानना ऐसा है, बाकी समाज जो, ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर दहेज हम ले लेते थे ना, घर में जैसे बहू आगे लड़ाई हो जाती थी ना आपस में, पति पत्नी की जब लड़ाई हो जाती थी या ऐसा होता था कि कुछ अनबन हो गई, तो उसको बैठकर सुलझा लिया जाता था, बड़े बुजुर्ग सुलझा दिया करते थे उसको। और उस समय की वास्तविकता के अंदर है, थाने जाने की आवश्यकता नहीं होती थी हमें। और वास्तविकता के अंदर वो कल्चर ऐसी थी कि अगर बुजुर्ग बाहर बैठे ना तो महिला की हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो अपनी, हाँ उस समय देसी अलार्म होते थे, है ना, देसी अलार्म थे, हकीकत में आज भी होता है, आज भी होता है। आप जाना इस तरफ बीकानेर साइड से आगे आगे निकलना, ठीक है ना, जहाँ संस्कारी घर है ना, वो तो आज भी अलार्म वही चलता है, और नहीं, है ना, ऐसे ही होता है ना। जेठ जो होता था उसका अलार्म होता था, खंगार होकर के फिर अंदर जाना है। हाँ हकीकत में
धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र दराज होते जाओगे ना तो ज्ञान होता जाएगा इसका। है नहीं नहीं, कठिन कठिन तो बनागा गुरु जी। देखो एक और बता दो, प्रकृति ऐसा किसी को भी नहीं रखती। जो जीवन में सब है ना, कदर कायदे संस्कार वगैरह सब निभाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको जेठ का भी किरदार निभाना पड़ेगा। है जेठ का नहीं निभाओगे, सोचो, सपोज देन सोचो आज थार बुआ जी है, थारू छोटा बुआ जी है कोई लड़का कौन नहीं, मतलब घर में सब छोटा थे गया, फिर तो पाप ही है ना। देखो छोटा होता है कहीं ना कहीं जेठ का उधर निभाना, कहीं ना कहीं तो लंबी चौड़ी रिश्तेदारी में तो निभाना पड़ सी, कठिन कठिन आज गति बीच में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, खंगारो करके फिर अंदर जाओ, होता है ना, ये सेम चीज थी। और उस समय अगर चौरी मंडती थी ना, अगर कोई पुत्र कोई पिता अपनी पुत्री की शादी कर रहा है तो घर में जैसे चौरी मंडेगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। पुत्री के विवाह पर कर दिया जाता था चौरी कर, पुत्री के विवाह पर। और चौरी जो होती थी ना, चौरी आज भी बताते हैं कि चौरी एक ऐसी चीज है कि जिसके जीवन में व्यक्ति लुप्त लेना भी चाहता है और लुप्त नहीं भी लेना चाहता, क्योंकि वर्तमान में हकीकत लुप्त मतलब शादी करना भी चाहता है और शादी नहीं भी करना चाहता। खाए वो भी पिछताए, ना खाए। अब क्यों पिछताए, बात मैं ये बता रहा था ना दहेज वाली। पहले क्या होता था, ऐसे छोटे मोटे मामले होते थे ना तो उसको सल्टा लिया करते थे, घर में बैठ के सल्टा लिया करते थे भी अपने बाहर बात जाएगी तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वर्तमान में ऐसा है, मैंने एक दिन बताया था ना कि अगर सासू के सामने सासू आपके सामने देख रही है तो आप धारा लगाकर सासू को तू तेरे मैं मेरे, ठीक है, होता है ना। अब ये होता है कि अब क्या हो गया, अब ये प्रचलन ज्यादा है तलाक वाला। हकीकत में सर इस मामले को देखते हो ना, फिर तो दहेज मत लो, और दहेज लेना भी नहीं चाहिए वैसे ही। मैं बता गुरु जी गाड़ियां का भूखा है नहीं, आप ऐसे करना, उन्होंने गाड़ियां दे दी, ठीक है, आप गाड़ी में मत बैठना चाहिए, कटी घूमन उड़ जाए तो मैंने कह दी गाड़ी दे दी दहेज में, आप चलाना भी मत, उस गाड़ी में भी मत बैठना, घूमने उड़ जाए तो मैंने कह दी। घूमने ले जाएगा कौन, घूमने ले जाएगा कौन, हम ही तो लेके जाएंगे। अगर हम चलाएंगे नहीं तो घूमने कहाँ जाएगी, बाखड़े में बुलाई घूम लेंगे गोल गोल, ठीक है। अब ये सिस्टम ज्यादा हो गया, थोड़ी सी 3-5 होते ही तलाक होता है। तलाक होने के बाद में जो ये है ना, वापिस दे तो तलाक होता है ना, तो जो दहेज लिया है हमें ये वापिस देना पड़ता है। अब सोचो वर्तमान में दाई जो देवे नहीं, जिन्हें दाई जो जावा 8 ताई 10-10, 12-12 लाख नहीं चले जा। अब जी कहीं किया गाड़ी दे दी, बस 9.5-10 लाख की आ जाए, किया गाड़ी दे दी 10 लाख की, तो वो आगे 2 लाख का ऊपर 2-2.5 लाख का भांडा टिंडा हो गया ऊपरला, बर्तन बुर्तन करके मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स वॉशिंग मशीन पुरानी दिमकड़ो करके 12-13 लाख में पड़ गया। अब 6 महीने कहते मैं तो कौन नहीं जाऊंगी। अब एक खड़े मुँह का 13 लाख तो ये हो गया, 13 लाख ब्याह में लगाया, 26 लाख में पड़ा आदमी जाके। हकीकत में यही है वास्तविकता के अंदर। और बाकी दहेज ऐसा है ना कि दहेज नहीं लेना चाहिए। कारण ये क्योंकि इस दहेज को कमाने के लिए ना, इस दहेज को कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है। 20 साल सबसे बड़ा मानता हूं मैं ये वास्तविकता के अंदर। 20 साल अगर आप एक काम करना, आपका भाई है, 20 साल आपने उसको रखा है और 20 साल बाद में ऐसे बोल देना कि आज के बाद ये भाई मैं किसी और को देकर जा रहा हूं और इस भाई से मैं कभी मिलने नहीं आऊंगा। आप भाई की क्यों ज्यादा बात करें, आप 20 साल तक कोई पशु पाल लो, एक
जानवर पाल लो, कोई पाल लो, चाहे कुत्ता पाल लो, घोड़ा पाल लो, जो आपको इच्छा लगे, 20 साल तक उसकी सेवा करो भयंकर, और अपने जी से लगा कर रखना, और 20 साल बाद में उसको बेचना। तुम्हारा बेचने का मन करेगा क्या? मर भले ही जाए लेकिन बेचूंगा नहीं मैं। और सोचो वो बाप 20 साल उस बेटी को अपने घर पे रख के, और 20 साल के बाद में उम्र भर के लिए, ऐसे नहीं है कि 10 महीने के बाद में वापिस आ जाएगा ना, ठीक है आएंगे, 1-2 रात वो रीति रिवाज परंपराएं हैं, 1-2 दिन आए चले गए, 1-2 दिन चले गए, लेकिन 20 साल बाद वापिस नहीं आते। और इससे बड़ा कोई धन होगा, मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ा अगर कोई धन हो जाए ना, क्या हुआ नहीं, इसमें कोई बड़ी बात हकीकत में है, ये रियलिटी के अंदर है। मुझे ना मेरे जीवन में मैं पापा थप्पड़ घनी खाई है मेरी, वास्तविकता के अंदर पापा को मैं बहुत कुटी जुड़ू, और प्रवृत्ति मेरी जिदेली प्रवृत्ति थी, ठीक है। पापा कूट दें तो टिका के, पापा ने 5 मिनट बाद दोस्त बना लें तो, ठीक है। जिंदगी में कभी रोया नहीं था मैं, कभी भी नहीं। पापा कूट लेता नहीं, पापा ये क्या नहीं करो, छोड़ दियो, पापा को ही मना लेते। टीचर मार देता था ना तो भी भयंकर, ऐसा नहीं है कि ठीक है थोड़े बहुत नैन मटके हो जाते थे, ठीक है, समुद्र गहरा हो जाता थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस दिन अब रियलिटी के अंदर मेरी बहन की विदाई थी ना, मैं बहाने ले रहा था कि मैं अनूपगढ़ चला जाऊँ कहीं, रिश्तेदार आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे को छोड़ के आ जा। अब मैं वो टाइम देखा था, मैं 5, 5:15, 6 बजे के बीच में विदाई होगी, और इतने में अपने इनको छोड़ के आएंगे, क्योंकि वो दौर देखा नहीं जाता, वो दौर देखा नहीं जाता। मैंने कहा अपने इनको छोड़ के वापस आएंगे, इतने में विदाई हो जाएगी, बाद में अपन मिल आएंगे जाके। वो 6 बजे तक वेट करते रहे कि छोटे वाला कहाँ है, वो तो क्या उनको छोड़ने का, चलो उसको आने दो, उसके बाद में विदाई करेंगे। अब मैंने देखा, मैं चल ठीक है मैं विदाई, अब मुँह तो छोटा छोटा हो, देखा मम्मी क्या है, कहाँ गया था मैं अनूपगढ़, उनको चढ़ा के आया। तो बोले कि विदाई है, तुम चला गया यार, जब भाई बहन के हाथ, फिर क्या हिम्मत नहीं पड़ती, वास्तविकता के अंदर है। और उस दिन भयंकर रोना आया था, भयंकर, घंटे 2 रोए टिका आगे। और वही सिस्टर हम साथ रहते थे ना, हम लड़ते थे भयंकर तरीके से, ठीक है, भयंकर तरीके से लड़ते थे, चलते चलते 4-5 थप्पड़ भी मार देते तो कोई दिक्कत को नहीं। और उस समय हम भी लड़ते लड़ते थे ना, ऐसे बोल देते थे, कोई नहीं डब जा, कई दिन बाद सास में भेज देंगे, फिर देख लो। लेकिन बाद में हकीकत में यही है। तो इस दौर को चलो चवरी कर दिया जाता था, पुत्री के विवाह पर लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई राजा बन रहा है, ठीक है, अब ज्यादा इमोशन हो गए ना, अब वापिस इधर आओ, ठीक है। हाँ, रोना भी तरीके का होता है महिलाओं का, तो रोना और गाना ये 2 कैजुअल तरीके होते हैं। रोएगी ना तो वो गाड़ी, जैसे हम कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो पहले जैसे चढ़ाई आएगी ना, दूर से पहले रेस दिखलाएंगे, और चढ़ाई पे चढ़ते ऐसा तो ये गाड़ी बंद होगी, फिर पहले तो वाइब्रेट करेगी टिका के चूं, फिर लास्ट में आगे फिर एकदम ऐसे लेके ना ये अब बंद होने वाली है, फिर एकदम गाड़ी का गैर छोटा करेगा, फिर वापिस रेस देंगे। और गीत गाने में इनका स्टाइल, 4-5 महिलाएं बैठी है ना, अगर नहीं आ रही है ना तो भी आप देख रहे हैं वास्तविकता के अंदर है। मैं ये नोटिस करता हूँ, महिलाएं जो है ना गीत गाए ना, ये हाथ यूं रखेगी यहाँ, या ऐसे ऐसे वन्ना बागम झूला गालन की। अब भलाई मन मन में गाड़ काटती है, गाने वाली तो बूढ़ी लुगाएं 2 ही है। अब अन्न पूछ लेते, ये बैठी है हकीकत में, चलो ठीक है, बाकी दिन आप 2 तो घर गृहस्थी वाली हो, आपको गाने आते हैं क्या शादी वाले हैं, धरना जाता तो मैं गा दूँ, हकीकत में रियलिटी के अंदर है, आना हो जाता तो मैं गा दूँ। शादी के 2-3 गाना गाना हुआ है नहीं, अब अरे बनड़ा ना गावे नहीं जब तक आपने ब्याह को नहीं आई जाए, अब सोचो गा लोगे क्या। अरे एक और बता दूं, अब यही जिस दिन कोई शादी होगी ना, गीत गाने जाएंगे, वहां बैठेंगे, अब इनको आता नहीं है, लेकिन बूढ़ी गाछ नहीं जिया भी महिलाएं गाएगी ना, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, तो ये आती यूं रखेगी, और फिर अपने को देखने में यूं लगेगा कि ये गीत गा रही है, काढ़े बुलाई गाड़ा के दादी मरी को नहीं, दादो मरियो को नहीं। हाँ हकीकत में ये भी कैजुअल तरीका होता है। प्रत्येक गुण अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग गुण है, ठीक है। लिखो तलवार बंधाई कर,
तलवार बंधाई कर का मतलब क्या होता था, जब कोई राजा बनेगा, इसका मतलब क्या है कि आप जैसे कोई राजा उत्तराधिकारी नया बन रहा है तो उसको तलवार बंधा कर उसको राजा बनाया जाता था। तब राजा बनाएंगे तब उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी, टैक्स, है ना। राजा जो से, अब मान लो कि कल आप राजा बन रहे हो, उत्तराधिकारी बन गए, तो आपको क्या देना पड़ेगा, राजा जी को उस समय का टैक्स देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक जगह, कोई भी बड़े परिवार का जैसे बड़ा सदस्य उत्तराधिकारी बनेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना। ठीक है, इस प्रकार के कर लगते थे। टोटल कितने प्रकार के थे, 84 प्रकार के करें लगे। जी थारे परिवार में हो गयो थे, कल ने थारी पीढ़ी में कोई उत्तराधिकारी बन लागे और मान लो कोई दूसरो सामने राजा बैठे मोटो, तो थाने उत्तराधिकारी जी वो बनेगो नहीं, बी टाइम भी कर थाने राजा जी का देना पड़ेगा। आपके घर के राजा तो आप ही वो थोड़ी ना है, इस हिसाब से। ठीक है, ये मुख्य मुख्य क्या थे, कारण। ठीक है, अब आ जाओ पहले चरण की ओर हम बढ़ते हैं आगे, और क्या कहानी कहती है हमारी, और फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, लिखो प्रथम चरण। बहुत प्यारा सा चरण है, और छोटी छोटी सी 2-3 बातें लिख लो। ठीक है, कब से कब तक चला था अभी, मंजीत बताएगा, शाबाश बता दे मंजीत, अभी भी याद नहीं हुए ना, हैं 1897 1915 तक चला था ना। अरे समझ में आया है कि, ये बताओ किस किस को अभी तक भी नहीं आया, ये याद खड़े कर लो, हैं क्या हुआ, अल्य, हाँ क्या हुआ, 1894 के अंदर ना बिजोलिया का एक जागीरदार था। जागीरदार मतलब क्या होता है जागीरदार, पटवारी बोलते हैं क्या, पटवारी है ना जी, वर्तमान पटवारी, बी टाइम सारे भूमिका के तो एक जागीरदार। 1894 के अंदर जागीरदार जो थे उनका नाम था, जागीरदार कौन थे, राव कृष्ण सिंह थे। कौन थे, राव कृष्ण सिंह। ठीक है, अब बताते हैं कि कृष्ण सिंह ने किसानों के ऊपर 84 प्रकार के लाग बाग लगा दी। लाग बाग मतलब कर लगा दिए, कितने प्रकार के, 84 प्रकार के। अब जनता को यह कहा कि आपको 84 प्रकार के कर देने पड़ेंगे, जिसके अंदर लाटा कुंटा कर है, ठीक है, और भी छोटे मोटे कर हैं, ये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। अगर भुगतान नहीं करोगे तो ये जमीन छोड़ दो और यहां से आप चले जाओ। और इन्होंने एक आदेश और दे दिया कि किसानों के साथ ना अपन और भी ज्यादा क्या है, कर जो है उसको अत्यधिक मात्रा के अंदर हम वसूल लेंगे। जब ये बात पता चली तब एक नेता है जिसका नाम है साधु सीताराम दास। प्रमुख नेता कौन था, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने ये बात कही, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम हैं और हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आप जितना मर्जी जोर लगा लेना। उस समय लाइब्रेरियन के अध्यक्ष थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास। बोले कि आप टैक्स लगा रहे हो ना, हम टैक्स नहीं देंगे, भुगतान नहीं करेंगे आपको। तो बोले कि भुगतान तो करना पड़ेगा। बोले कि हम भुगतान नहीं करेंगे। बोले भुगतान तो करना पड़ेगा, भुगतान नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। तब साधु सीताराम ने दास ने कहा, कॉन्फिडेंस में आकर लोग मन, साधु सीताराम दास क्या है, टैक्स ना तो हम देंगे आज और ना देंगे कल, जितना जोर लगाना है लगा लो। कृष्ण सिंह ने कहा कि टैक्स हम लेकर रहेंगे और आप आज क्या कल भी दोगे। साधु सीताराम दास ने कहा ना तो देंगे हम आज और ना देंगे हम कल, हम इस बात का घोर विरोध करेंगे और हम जाएंगे फतेह सिंह के पास में। हम किसके पास जाएंगे, और फतेह सिंह को बताएंगे कि तूने जो जागीरदार नियुक्त किया है ना, बहुत ही फीटा आदमी है, बहुत ही क्या है, फीटा आदमी है। फीटा आदमी मतलब नकटा आदमी है एकदम। जो आपने कर निर्धारण किए थे कि 2%, 5%, 3% जो भी निर्धारण किए, वो तो उससे ज्यादा वसूल रहा है और इतना कॉन्फिडेंस और कह रहा है कि हम लेकर रहेंगे, नहीं दोगे तो हम देख लेंगे, ये बात और कह रहा है। अब राव कृष्ण सिंह की बात पता चलेगी, साधु सीताराम दास किसके पास गया, फतेह सिंह के पास में। इसने बोला कि साधु सीताराम दास को पकड़ो पहले तो, ठीक है। अब
जाता कहाँ है ये? 1894 में ये था, 1897 के अंदर ये बेड़े होते हैं एक जगह, मतलब एकत्रित। मृत्यु वो जो था, गंगाराम दाकड़ नाम का कोई किसान था, गंगाराम दाकड़। ओ बापड़ो बूढ़ी उम्र की हो एक दिन। और कहां का था ये? गिरधरपुरा गांव का। गिरधारीपुरा गांव भी बोलते हैं। अब ये बात पता चली साधु सीताराम दास को 94 में जागीरदार कौन है? 3 साल बाद में पता चलती है कि गंगाराम दाकड़ मर गए। अपने सांत्वना देने के लिए इनके घर जाना चाहिए, ठीक है, सांत्वना देने के लिए इनके घर गए। सांत्वना तो 5 मिनट की होती है, भी चलो ठीक है बहुत बुरा हुआ चले गए, बुजुर्ग व्यक्ति थे, सांत्वना तो इतनी ही होती है, इससे ज्यादा फिर क्या होता है आगे? अपनी हताई चलती है ना। तब यहां पर 2 बंदे आए हुए थे, एक का नाम था नानाजी पटेल और एक का नाम था ठाकरी जी पटेल। नानाजी पटेल और ठाकरी जी पटेल। इन्होंने कहा, अब साधु सीताराम दास ने वह मुद्दा छेड़ा, बोले कि अपने ना यहाँ के राजा जागीरदार जो हैं वो नियुक्ति, राजा जो है वो जागीरदारों की नियुक्ति कर देते हैं और नियुक्ति करने के बाद में वो काम राजा के हिसाब से नहीं कर रहे, अपने हिसाब से टैक्स लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। पूरी बात बताई। बोले बात क्या है? नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल को कहा कि ऐसे ऐसे करके ना प्रथम चरण में जो 1894 के अंदर राव कृष्ण सिंह को जागीरदार नियुक्त किया गया था बिजोलिया का, वो अब टैक्स लगाने लग गया है। 84 प्रकार के जो कर थे वो तो थे, लेकिन अब उन करों को उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और अधिक जो है वसूलने की बात कर रहा है। तब बताते हैं कि नानक जी और ठाकर जी ने जाकर किसके पास? फतेह सिंह को ये बात बताई, महाराणा फतेह सिंह के पास के, और कृष्ण सिंह की एप्लीकेशन लगा दी, शिकायत की कि सर ऐसे ऐसे करके ये बात है और हमारे ऊपर टैक्स बहुत गजब का लगा रहा है। वो आपने 2% की बात की, वो 2 गुना में चल रहा है, 2 × 4%। तो आप इसका क्या करो, कुछ जांच की जाए। तब मैंने बताया था ना शुरू के अंदर, जांच कौन करेगा? हामिद हुसैन अधिकारी आता है, हामिद हुसैन अधिकारी आता है। उसको फतेह सिंह ने भेजा कि तू जा और जांच कर। हामिद हुसैन अधिकारी को भेजा कि तू जा क्या कर, जांच कर कि ये वास्तव के अंदर सही है या गलत है। और बताते हैं कि हामिद हुसैन अधिकारी आया और उसने देखा, देखने के बाद में उसने रिपोर्ट जो है अपनी वो किसानों के पक्ष में दे दी कि किसानों ने, नानक जी पटेल और ठाकर जी पटेल ने जो बात बताई है ना, ये बात बिल्कुल सही है। टैक्स बहुत ले रहा है वो, जो हमने लगाए हैं कर, जितनी हमने दरें निर्धारित की है उस दर से वो बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और महाराणा फतेह सिंह की बात बताई, महाराणा फतेह सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की इस बात पर, बोले कि छोड़ो कि जो हो गया सो हो गया। और कृष्ण सिंह की बात पता चली कि ये बात फतेह सिंह के पास में कैसे पहुंची। फतेह सिंह ने मैसेज डाल दिया कृष्ण सिंह को कि मैंने सुना है आप टैक्स बहुत ले रहे हैं। तो वो उन्होंने कह दिया कि सर ऐसा नहीं है, टैक्स हम कम कर देंगे, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हम कम कर देंगे, कोई बात नहीं है। और बताते हैं कि जैसे फ़ोन कटा, फ़ोन कटते आदेश दे दिया कि नानक जी पटेल और ठाकरे जी पटेल दोनों को जागीर से बाहर कर दिया जाए, इन दोनों बंदों को हम यहाँ नहीं रखेंगे। और इनको बाहर निकाल दिया, इनको बाहर निकाल दिया। अब कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आप बोल रहे थे टैक्स ज़्यादा लगता है, 2% की जगह 4% लग रहा है, अब आपके ऊपर 1 कर और लगेगा, घटेगा नहीं, 1 कर और लगेगा। 1903 के अंदर चौरी कर लगा दिया राव कृष्ण सिंह ने। बोले कि 1903 में चौरी कर लगेगा, जब भी कोई इस क्षेत्र में पुत्री का विवाह होगा, पिता पुत्री का विवाह करेगा, तब उसको क्या देना पड़ेगा? चौरी का कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसका विरोध किया किसानों ने, बोले कि ऐसे थोड़ी नहीं, तो पहले भी टैक्स बहुत था, अब भी आप टैक्स लगाने लगे, ऐसे टैक्स लगाओगे तो हम क्या करेंगे फिर। और बताते हैं कि सारे के सारे बिजोलिया के जो किसान थे वो बिजोलिया को छोड़कर ग्वालियर की ओर रवाना हो गए। जब ग्वालियर की ओर गए तो वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या घटना घटी, उसके बाद में कौन से टैक्स लगे, वो देखेंगे हम कल वाले एपिसोड के अंदर, ठीक है। आज वाला एपिसोड अपना यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि समझ में सभी को एक साथ आ गया होगा। अभी भी किसी को समझ में नहीं है, ये कल लिखाएंगे, अभी तक तो कहानी शुरुआत ही हुई है, ठीक है। इसको हम